गुड आफ्टरनून। आप सभी को अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज मैंने आपको बोला था डिस्कशन के लिए, तो अभी थोड़ा उसमें से चेंज है। चेंज ये है, आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर का डिस्कशन होगा वो होगा मंडे को। कब होगा? मंडे को। ठीक है, तो आपको काफी टाइम मिल जाएगा और हो सकता है आपको एक दिन का ऑफ भी मिल जाएगा। तो किसी कीमत पर सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाने चाहिए मंडे तक। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पेपर के बाद संडे को आपके जो भी सवाल डाउट हो, सारी मेहनत करने के बाद, वीडियो सॉल्यूशन, रिकॉर्डेड सॉल्यूशन देखने के बाद, हो सके तो मुझसे किसी फ्रेंड से डिस्कस करने के बाद, संडे को आप वो सारे क्वेश्चन मुझे मैसेज कर दें, है ना। तो वो सारे सवाल मैं फिर यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना रहेगा। जिन बच्चों ने कर लिया, मैं चाहता यही था, इसीलिए मैंने आज जैसे बोला था कि सभी लोग पहले कर ले, क्योंकि फ्लो में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब आप नहीं समझोगे, अभी आपको लगेगा 2 दिन बात करते तो क्या होता। इट्स वेरी वेरी क्रूशियल कि आप चैप्टर के साथ चैप्टर को खत्म करो। ठीक है, अभी भी कल कुछ बचा हुआ है, एनसीईआरटी बचा हुआ है, रेस बचा हुआ है, तो आप उसे खत्म कर लेना मंडे को। ठीक है, अभी आपके सामने जो होमवर्क है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। आज का और पिछला तीनों लेक्चर रिवाइज करना है, रिवीजन जरूर करना। होमवर्क कर सको एटलीस्ट अच्छी बात है, सारा नहीं, एक्सरसाइज 1 तक जरूर करना। एक्सरसाइज 3 अगर आप नहीं कर पाते, अगर आप आने वाले पेपर की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो और टाइम नहीं मिलता, तो 5 नहीं करो चलेगा, पर 4 तक जरूर करना। ठीक है, तो ये जो सारे होमवर्क है, मैं डेट के साथ आज ना हो जाना चाहिए, नहीं कर पाते हो तो ठीक है। एक्सरसाइज 2 हमेशा लास्ट में देता हूं, वो भी करना ही नहीं है। तो सबसे पहला होमवर्क रहेगा रिवीजन का, इलस्ट्रेशन टू 7, बिगिनिंग बॉक्स 1, एक्सरसाइज 1 1 टू 18, एक्सरसाइज 3 1 टू 5। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है क्या, शुरू करें? ऑलराइट, तो अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ की, और उसमें मैंने आपको बताया कि हम कोलरॉस लॉ की मदद से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि कोलरॉस साहब ने हमें बताया कि कुछ नहीं, बस अलजेब्रिक समेशन का ध्यान रखना है। तो अलजेब्रिक समेशन आयनिक कंडक्टेंस का हो सकता है, अलजेब्रा के लॉज आयनिक कंडक्टेंस में लगाए जा सकते हैं। यही सबसे बड़ा एप्लीकेशन है जो कोलरॉस लॉ से आता है। बच्चों, Debye-Huckel answer which is strictly valid for strong electrolyte only, बट जो कोलरॉस लॉ है, जो कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का लॉ है, वो सबके लिए वैलिड है। लेकिन अगर कभी आपसे डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन हमेशा इक्विवेलेंट के फॉर्म में ही लिखी जाएगी। मतलब अगर एक स्टेटमेंट ऐसे आता है, algebraic summation of ionic conductance will give you the molar conductance of electrolyte, और दूसरा स्टेटमेंट है algebraic summation of equivalent conductance, equivalent ionic conductance will give you the equivalent conductance of electrolyte, तो हम equivalent वाली डेफिनेशन को ही प्रायोरिटी देंगे एज पर आईयूपीएसी। क्लियर है? तो बात कर रहे थे एप्लीकेशन की। मैंने कहा था जितने एप्लीकेशन होने, आप एक सवाल का टाइप मान के चलेंगे, तो आप ऐसा इमेजिन करो जब मैं आपको सवाल दूंगा उसमें किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा पूछेगा तो कैसे करोगे। तो वहीं पर अपने सामने है दूसरा एप्लीकेशन, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के। ये कप्पा नहीं है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन सी। मतलब हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा निकाल सकते हैं। तो एक बच्चा मुझसे कहता है, सर वो तो हम पहले ही निकाल लेते थे। हाँ, आप जो पहले निकालते थे उसका तरीका अलग था। आज आप जो अल्फा का कैलकुलेशन करोगे उसके लिए जो डाटा गिवन होगा वो होगा मोलर कंडक्टेंस का। मतलब आज जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अल्फा की, वो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोलर कंडक्टेंस, राइट। तो कैसे करेंगे बच्चों, जरा सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपसे कुछ कॉमन सेंस के सवाल पूछ रहा हूं। मेरा पहला सवाल ये है, लैम्डा एमसी और लैम्डा एम इंफिनिटी में कौन बड़ा है? किसी भी कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों में कौन बड़ा है? बहुत सही, आप सब ने कहा सर लैम्डा एम इनफाइनाइट बड़ा होता है। मेरा दूसरा सवाल, बच्चों ये जो कंडक्टेंस है, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस मतलब 1 मोल का है। ठीक है, ये जो कंडक्टेंस होता है, ये जो मोलर कंडक्टेंस होता है, ये बिकॉज ऑफ आयन होता है, विदाउट आयन होता है। मतलब आयन होगा तभी तो कंडक्टेंस होगा, जब आयन नहीं होगा तो कंडक्टेंस नहीं होगा, बिकॉज ऑफ आयन होता है। बहुत बढ़िया। तो दूसरा सवाल भी आपने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर आयन की वजह से होता है। मेरा तीसरा सवाल है बच्चों, जो
इनफाइनाइट की कंडीशन होती है, मतलब जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन होती है उसमें जो अल्फा है वो 1 होगा, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। स्ट्रॉन्ग का तो अल्फा पहले से ही 1 होगा, वीक का अल्फा भी 1 हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन पर। बोलो हाँ या ना। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन है तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, अल्फा 1 होगा। यार अल्फा 1 का मतलब क्या होगा? अल्फा 1 का मतलब ये होता है कि अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन है तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, जितना लेके चल रहे थे पूरा टूटेगा। बोलो हाँ या ना। मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। क्लियर? लेकिन अगर हम किसी कंसंट्रेशन की बात करें तो किसी कंसंट्रेशन पर जो अल्फा होगा 1 से तो छोटा होगा, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। यहां पर जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं होगा, राइट? नॉट कंप्लीट डिसोसिएशन, नॉट कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, कंप्लीट डिसोसिएशन कहां हुआ? इंफिनिटी पर। बताओ सबसे ज्यादा आयन कहां होंगे? सबसे ज्यादा आयन कहां होंगे? इंफिनिटी पर कि किसी कंसंट्रेशन पर? इंफिनिटी पर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल का जवाब भी आपने बिल्कुल सही दिया कि सर इंफिनिटी पर मैक्सिमम आयन होंगे, जितने लिए थे वो सारे के सारे टूट जाएंगे, लेकिन किसी कंसंट्रेशन पर मैक्सिमम आयन नहीं होंगे। बच्चों मेरा अगला सवाल, किसी भी कंसंट्रेशन पर जो लैम्डा एमसी होगा वो जितने आयन टूटे हैं उसी की वजह से होगा कि जितने आयन हमने लिए थे उसकी वजह से होगा? किसी भी कंसंट्रेशन पर जो लैम्डा एमसी है, कितने आयन टूटे हैं उसकी वजह से होगा, कितने आयन डिसोसिएट हैं उसकी वजह से होगा, कि हमने कितना मिलाया उसकी वजह से होगा। क्या बात है, आपने इस सवाल का जवाब भी सही दिया साहब, कितने टूटे हैं उसकी वजह से होगा। क्लियर? तो चलो मैं आपको बताता हूं अल्फा कैसे निकालें। तो इमेजिन करो हमारे सामने एक इलेक्ट्रोलाइट ए बी है और इसका डिसोसिएशन होता है तो बनता है ए प्लस प्लस बी माइनस, राइट? इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ, शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन हमने सी मिलाई तो इसका था कंसंट्रेशन 0 0। किसी टाइम टी पर ये टूट गया सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। यहां पर टी इक्विलिब्रियम लिखा है, उससे अपने दो पर्पस सॉल्व होंगे। एक, हम साथ ही साथ ये भी निकाल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का के कैसे लिखे, और साथ ही साथ हम ये भी निकाल सकते हैं अल्फा कैसे निकालें। ठीक है? तो किसी टाइम टी पर, राइट, मैं यहाँ टी लिख देता हूं, चलो किसी टाइम टी पर ये होगा सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। लेकिन जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो क्या ये पूरा का पूरा टूट जाएगा? हम कितना लेके चले थे? सी। ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो दिस विल बी सी एंड दिस विल बी जीरो एंड दिस विल बी सी एंड सी। क्लियर? एक बात बताओ, किसी भी कंसंट्रेशन पर, मतलब किसी टाइम टी पर सॉल्यूशन के अंदर टोटल कितने आयन है? सॉल्यूशन के अंदर टोटल कितने आयन है? एक कैटायन है एक एनायन है। कैटायन है सी अल्फा, एनायन है सी अल्फा, तो टोटल कितने हो गए? 2 सी अल्फा। मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंसंट्रेशन आएगा, किसी भी कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंसंट्रेशन आएगा वो उतने ही आयनों से आएगा जितने टूटे हैं, यानी कि 2 सी अल्फा से ही तो आएगा। मतलब किसी भी कंसंट्रेशन का जो लैम्डा एम होगा वो 2 सी अल्फा से आएगा, यानी प्रोपोर्शनल टू 2 सी अल्फा होगा। लेकिन जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होगा, जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होगा, उस समय जो मोलर कंडक्टेंस आएगा वो उतने आयनों से आएगा जितने आयन उस समय होंगे, और उस समय कितने हैं? 2 सी, यानी कि जो लैम्डा इनफाइनाइट है वो है प्रोपोर्शनल टू 2 सी। क्लियर? बच्चों इसे ऐसे समझो, कितने इनफाइनाइट पर है? 2c, और कितने किसी कंसंट्रेशन पर है? 2c अल्फा, राइट? तो हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने दोनों को डिवाइड किया, दैट इज लैम्डा एमसी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। एक बच्चा मुझसे कहता है सर आपने लैम्डा इनफाइनाइट अपॉन लैम्डा एमसी क्यों नहीं किया? वो भी कर लेना यार, आपकी जो इच्छा वो कर लो, कौन आपको मना करता है? लो आप भी क्या याद रखोगे, राइट? तो आप ऐसा कर लो, तो जो करना है वो कर लो। तो जैसे हम दोनों को डिवाइड करते हैं, अभी फिलहाल ये वाला करते हैं, तो क्या बन गया? 2c अल्फा अपॉन 2c, राइट? तो 2c अल्फा अपॉन 2c में 2c कट जाएगा, अल्फा बराबर लैम्डा एमसी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट मिलेगा। अगर आपने ऐसे किया होता तो 1 बाय अल्फा मिलेगा। अब कॉमन सेंस कोई भी जानता है कि चीजों को हम सिंपल बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप सिंपल बनाओगे तो अल्फा के फॉर्म में लिखना चाहोगे, ना कि 1 बाय अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा एमसी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। बच्चों नाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट अल्फा when data of lambda m is given, चाहे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का और चाहे तो किसी कंसंट्रेशन का। अगर हमें लैम्डा एम दिया है और हमसे अल्फा पूछा है, तो अल्फा का फॉर्मूला है बच्चों लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिवन होती है, उस सिचुएशन में अल्फा का फॉर्मूला होगा लैम्डा इक्यू सी अपॉन लैम्डा इक्यू इनफाइनाइट, राइट? अब आप
अल्फा जैसा आयनिक में निकालते थे, जैसा इक्विलिब्रियम में निकालते थे, वो तो तरीका है ही सही। अब आप इस काबिल भी हैं कि अगर आपको मोलर कंडक्टेंस गिवन दे रखा है तो उससे भी आप अल्फा निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो अल्फा है उससे हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं, ये जो इक्विलिब्रियम है वो किसके जीवन में आता है? वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जीवन में आता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के जीवन में आता है? जीवन कहने का मतलब आप समझ रहे हो। ये जो इक्विलिब्रियम है किसके जीवन में आता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जीवन में आता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के जीवन में आता है? क्या बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जीवन में इक्विलिब्रियम नहीं आता। सर ये जो इक्विलिब्रियम है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के जीवन में आता है, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे सामने था, मान लो इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ गया, तो इसका के का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोले तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। बच्चों कॉमन लिया, कैंसिल किया, बना सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब इसी के को मैं ऐसे तो पहले लिखा करता था, देखो आज कैसे लिखता हूं। आज डाटा हमें लैम्डा एम का गिवन है, राइट? तो मैं कैसे लिखूंगा? सी इंटू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफिनिट का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफिनिट। देखने में आप घबरा सकते हो कि कितना बड़ा एक्सप्रेशन है। अरे भैया कुछ नहीं, जहां अल्फा था उसकी वैल्यू तो पुट करिए ना यार। बच्चों कभी कभी जो वीक होते हैं कुछ ज्यादा ही वीक होते हैं, मतलब उनका जो अल्फा है अगर कभी लेस देन 5% है, मतलब जो 1 माइनस अल्फा से कितना लेंगे 1, राइट? तो के का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर। अगर मैं लैम्डा के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा? कोई बोल पाएगा? जहां बैठे हो बोलते रहना बच्चों, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा इनफिनिटी का होल स्क्वायर बोला करो। इज दिस क्लियर? तो इसे आप एक सवाल का टाइप मानो। अगर हमसे वीक पूछेगा तब भी बता देंगे, हमसे अल्फा पूछेगा तब भी बता देंगे, हमसे के पूछेगा तब भी बता देंगे, बताना जरूर है, राइट? नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे सामने है टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी दैट इज एस एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज केएसपी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। बच्चों स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में मैंने आपको आयनिक में ही बता दिया था। क्या ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत 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 कम होती है? बहुत कहना पर्याप्त नहीं है, इनकी सॉल्युबिलिटी कुछ ज्यादा ही कम होती है, ठीक है? तो मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर कभी कोई स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा तो उसका एस कैसे निकालूं, उसके लिए एक कंसेप्ट आपको सिखाता हूं। बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इमेजिन करो हमारे सामने एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है? और इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, ठीक है? इसमें हमने 1 मोल सॉल्यूट मिलाया, ठीक है? बच्चों बताओ इसकी जो कंसंट्रेशन है, बोले तो जो मोलारिटी है, बोलो वो कितना होगा? इसका जो कंसंट्रेशन है बोलो कितना होगा? बोलो बच्चों इसका कंसंट्रेशन होगा 1 मोलर। क्या बात है, बहुत टैलेंटेड है आप। अब हुआ क्या, हमने इसी में कर दिया डाइल्यूशन। क्या कर दिया? डाइल्यूशन, मतलब मिला दिया पानी। ये बताओ जब पानी मिलाएंगे तो सॉल्यूट बढ़ेगा कि सॉल्वेंट बढ़ेगा? जब पानी मिलाएंगे तो सॉल्यूट बढ़ेगा कि सॉल्वेंट बढ़ेगा? पूरी दुनिया को पता है सॉल्वेंट बढ़ेगा। तो इमेजिन करो हमने पानी मिला दिया, पानी मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता गया और हो गया 1000 लीटर, राइट? बच्चों इमेजिन करो 1 लीटर में 1 मोल मिलाया था। और अच्छा इमेजिन करो 1 लीटर का बॉटल है, इसमें आपने 58.5 ग्राम NaCl मिलाया था। हमने इतना डाइल्यूशन किया कि आपके घर में जो पानी की टंकी है उस पूरी पानी की टंकी में आपने 58 ग्राम नमक मिलाया। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये इनफाइनाइट नहीं है पर ये डाइल्यूशन हुआ। बच्चों मेरी बात को समझना, जब हमने वॉल्यूम 1000 लीटर कर दिया, राइट? अब अगर कोई मुझसे कंसंट्रेशन पूछे तो मेरा कंसंट्रेशन का जवाब होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 1 मोल, जो पहले था वही अभी है, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो 1000 होगा। यानी कि जो कंसंट्रेशन 10⁻³ है, यानी कि जो कंसंट्रेशन 0.001 है। बच्चों सुनना, कंसंट्रेशन का बहुत कम होना ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन का होना। एक बार बोलेंगे मेरे साथ, कंसंट्रेशन का बहुत कम होना ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन का होना। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने के लिए हमें केवल सॉल्वेंट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्यूट घटाकर भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर सकते हैं। सर मतलब 1000 लीटर में 1 मोल मिलाओ या 1 लीटर में 0.001 मोल मिलाओ। 1000 लीटर में 1 मोल मिलाओ या 1 लीटर में 0.001 मोल मिलाओ, कंसंट्रेशन तो बराबर है। ऐसा नहीं लग रहा कि हम जब सॉल्वेंट कम है उसमें सॉल्यूट बहुत थोड़ा सा मिलाए, वो भी तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन है।
बच्चों ऐसा ही कुछ होता है स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के साथ। क्या होता है जरा सुनिएगा। इमेजिन करो हमारे सामने ये 1 लीटर वाटर है और इसमें हमने मिलाया स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अरे सुन तो रहे हो ना, इसमें हमने मिलाया स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अभी जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबिलिटी की बात हो रही, घुलने की बात हो रही, राइट। ये जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है इसका मात्र 0.001 मोल घुला। क्या मिलाया था? नहीं मतलब कितना सॉल्युबल हुआ? 0.001 मोल। तो बच्चों 1 लीटर में 0.001 मोल, ऐसा नहीं लग रहा कंसंट्रेशन 0.001, ऐसा नहीं लग रहा ये 1 लीटर ही इसके लिए समंदर है, ऐसा नहीं लग रहा यही इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ऐसा नहीं लग रहा यही इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ऐसा नहीं लग रहा यही इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। द कंसेप्ट इज जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है वो थोड़े में ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है 1 लीटर में ही इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। तो उसमें मजा क्या है, सर भाज क्यों रहा है? मजा ये है कि अब आप इस सॉल्यूशन का लैम्डा एम निकालो, वही इसका लैम्डा एम इनफाइनाइट है। अच्छा, इस सॉल्यूशन का लैम्डा एम निकालो, वही इसका लैम्डा एम इनफाइनाइट है। हाँ तो मजा ये है कि अपने को तो लैम्डा एम का फॉर्मूला याद है। हाँ, और देखो यार बच्चों, मोलारिटी और सॉल्युबिलिटी में छोटा सा अंतर है। क्या? यूं ही आपने कुछ मिला दिया तो कंसंट्रेशन निकालते समय आपने मोलारिटी बोल दिया, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ गया तो आपने उसे सॉल्युबिलिटी बोल दिया। तो एक्चुअल में जो सॉल्युबिलिटी और मोलारिटी है ना, दोनों की यूनिट एक होती है, राइट। तो मजा ये है बच्चों कि अपने को लैम्डा एम का फॉर्मूला याद है, कप्पा इंटू 1000/m। हाँ याद है। तो इमेजिन करो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन है। हाँ ठीक है। इसका आपने निकाला लैम्डा एम। हाँ ठीक है। और वो जो लैम्डा एम है वही लैम्डा एम इनफिनिटी है, तो अपने को मिल गया लैम्डा इनफिनिटी। लैम्डा एम इनफिनिटी भी यही है, कप्पा इंटू 1000/m। बस फर्क इतना है उस समय वो मोलैरिटी नहीं सॉल्युबिलिटी है, उस समय मोलैरिटी नहीं सॉल्युबिलिटी है। मतलब अपना जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए लैम्डा एम इनफिनिटी बराबर कप्पा इंटू 1000/s, कप्पा इंटू 1000/s। क्लियर? कप्पा इंटू 1000/s। अब करना क्या है? सवाल आपको देगा लैम्डा एम इनफिनिटी, तो कभी कभी सवाल आपके मजे लेता है लैम्डा एम बोलता है, तो लैम्डा एम को ही लैम्डा एम इनफिनिटी ले लेना और लैम्डा एम इनफिनिटी से एस निकाल लेना। एस के बाद तो केएसपी निकालना आपको आता है। केएसपी मैंने आपको आयनिक में सिखाया है और आयनिक का रिवीजन अभी मैंने कुछ दिन पहले दिया था। तो केएसपी वो ट्रिक से भी निकाल सकते हो, एस स्क्वायर यार 4s³ वाला खेल। क्लियर? तो अब सवाल कैसे आएगा? जैसा कि मैंने पहले कहा, इन्हें आप थ्योरी नहीं मानो, इन्हें आप न्यूमेरिकल का टाइप मानो। अच्छा ऐसा सवाल आएगा तो ऐसा करेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा, राइट। तो अगर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है बच्चों, ठीक है, जो उसका लैम्डा एम है वही लैम्डा एम इनफिनिटी है और वहां से आप एस निकाल सकते हो एंड फ्रॉम एस यू कैन कैलकुलेट केएसपी सिमिलर टू आई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर आप सीख गए हैं तो मैंने आपको अभी तक सवालों की क्या क्या टाइप बताए। किसी वीक का निकाल सकते हो लैम्डा एम, अल्फा निकाल सकते हो, के निकाल सकते हो, एस और केएसपी भी निकाल सकते हो। अगर सीख गए हो तो आप सबके सामने एक सवाल है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, पहले मैं कोई हिंट नहीं दूंगा ताकि आप गलती करें, फिर मैं आपको हिंट दूंगा। सबसे पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, देखते हैं सबसे पहले बिल्कुल सही जवाब कौन देता है। श्रेय कैलकुलेशन चेक करो बच्चे। मुझे पता था आधे बच्चे पता नहीं क्यों जल्दी में हो। ओ भैया ये मोल है, ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, डाटा भी तो पढ़ लो। अब बोलोगे वो सर तो देखा ही नहीं। अरे पहला वाला मोल है, दूसरा वाला इक्विवेलेंट है, तीसरा वाला इक्विवेलेंट है। पूछा मोल है, दोनों को पहले मोल में कन्वर्ट करो, दोनों को पहले मोलर कंडक्टेंस में कन्वर्ट करो। हाँ गुगली था। दोनों का पहले मोलर कंडक्टेंस में कन्वर्ट करो और फिर जो कर रहे हो वो करो। तो मैंने कहा ना पहले आप गलती करो फिर मैं बताऊंगा। सो द हिंट नंबर 1, डाटा पढ़ा करो यार। हिंट नंबर 1, डाटा पढ़ा करो यार। सब पढ़ते तो हैं पर
हाँ अभी सही आया। जिस बच्चे ने हिंट बताने के बाद सबसे पहले सही आंसर दिया उसका नाम है। हिंट के पहले किसी ने दिया था यार, दिया तो 15-20 बच्चों ने आंसर। जिस बच्चे ने सही जवाब का नाम है सरोज। सरोज ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले बिल्कुल सही दिया, सही दिया। क्या बात है, लकी आंसर चेक करो बच्चे। ऑलराइट, तो यार आपको यहां दे रखा है इक्विवेलेंट और आपसे पूछा है मोलर। तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा मोलर में, और आप सब जानते हो लैम्डा इक्यू बराबर होता है लैम्डा मोलर अपॉन एन फैक्टर, राइट। तो लैम्डा मोलर कैसे निकाल सकते हो, एन फैक्टर इंटू लैम्डा इक्यू। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं इसका लैम्डा मोलर 2 इंटू 430, और यहां पर लिख दूंगा 2 इंटू 153.5, राइट। अब हमें दोनों का मिल गया लैम्डा मोलर। अब चलो करते हैं। तो मैं अब सवाल सॉल्व कर रहा हूं, आप सबने अटेम्प्ट कर लिया बच्चों। जो आपसे पूछा है उन आयनों को फोकस करो ना यार। आपसे H2CO3 पूछा है, H2CO3 जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि एक वीक एसिड है। तो सबसे पहले H2 को पकड़ो, सर पकड़ लिया। फिर CO3 को पकड़ो, पकड़ लिया। अब इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 3। तो H2 इक्वेशन नंबर 2, CO3 इक्वेशन नंबर 1। तो पता है अपने को H2CO3 चाहिए, तो 1 और 2 को ऐड करो। तो यार 1 और 2 को ऐड करो, लेकिन जब दोनों को ऐड करोगे तो H2 अपने काम का मिल गया, कार्बोनेट अपने काम का मिल गया। अरे यार फ्री में K2SO4 भी तो मिला, क्या वो अपने काम का है? नहीं। उसे हटाओ। तो कैसे हटाए, यहां से K2SO4 को माइनस कर दो, -3। मतलब जब आप ऐसा करोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब कुछ नहीं करना, आपने मोलर में कन्वर्ट किया ही था, सिंपली 1 + 2 - 3 करो, आंसर आपके सामने है, राइट। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 838.6। बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं, डाटा नहीं पढ़ते। 838.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बहुत बढ़िया। क्या किसी बच्चे को डाउट है? अगर डाउट है सो रेज योर हैंड। यहां से अपन ने कैलकुलेट कर दिया लैम्डा इनफिनिटी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। एक मजे की बात बताऊं क्या, अगर आपको याद हो आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, आप पूछते नहीं, वो काल्पनिक बच्चा जो मुझसे सवाल पूछता रहता है, बट इमेजिन करो आपने पूछा था। तो मैंने कल आपको कॉलोस लॉ पढ़ाया था, है ना। कल आपको मैंने कॉलोस लॉ पढ़ाया था, और वो जो कॉलोस लॉ पढ़ाया था तो मैंने कहा था जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, हाँ होगा। आयन के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन होगा, हाँ होगा। हर आयन का अपना कंडक्टेंस होगा, हाँ होगा। और वो जो कंडक्टेंस होगा वही उसका अपना मैक्सिमम होगा, हाँ होगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हर आयन का कंडक्टेंस का जो अलजेब्रिक समेशन होगा वही उसका इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस होगा। तो उस काल्पनिक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था, पता क्या पूछा था सर? 5 + 5 + 5 + 5 अलजेब्रिक समेशन बराबर 20। हमें भी समझ में आता है, पर ये तो बताओ इस आयन का आपको 555 कैसे पता चला? आयन का आयनिक कंडक्टेंस मिल जाए तो जोड़ के लैम्डा हम बता दे, हमें भी समझ में आता है, पर किसी आयन का कंडक्टेंस आपको पता कैसे चला? तो उस काल्पनिक बच्चे ने सवाल मुझसे पूछा, वही सवाल मैंने कॉलरॉस से पूछा। तो कॉलरॉस साहब ने कहा हमें 20 निकालने के लिए 5 जानने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा 20 निकालने के लिए 5 जानने की आवश्यकता नहीं है। सोचो कैसे बेटा, 20 निकालने के लिए 5 जानने की आवश्यकता नहीं है, ये कहने का मतलब है H2CO3 का कंडक्टेंस निकालने के लिए मुझे H2 और CO3 को जानने की आवश्यकता नहीं, हम अलजेब्रिक समेशन की मदद से भी निकाल सकते हैं। मींस इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू ऑलवेज नो व्हाट इज द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ अ आयन। आप किसी दूसरे आयन की मदद से भी जोड़ के घटा के निकाल सकते हो। यही कॉलरॉस लॉ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। 20 जानने के लिए 5 जानने की आवश्यकता नहीं है। खैर आपने तो न्यूमेरिकल के टाइप में समझा। and the correct answer is 838.6. is this clear? अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सवाल है, हाइब्रिड सवाल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आयनिक और लैम्डा दोनों का ही यूज है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 3.2। अपने को किसी कंसंट्रेशन का लैम्डा एम दे रखा है एंड मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, तो भाषा को आप समझ गए होंगे, ये लैम्डा एम इनफिनिटी एंड मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस इज 320। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर CH3COH सॉल्यूशन।
सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उसका नाम है शुभजीत। मैं आपको बता दूं, आयनिक का कंसेप्ट लगा है, वीक एसिड का पीएच निकालने का फॉर्मूला आपको आता है, वीक एसिड का पीएच निकालने का फॉर्मूला आपको आता है। उजैफा, उसे सिंप्लीफाई करो ना आंसर को यार, आपसे पीएच पूछा है। हाँ शुभजीत, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उसका नाम है शुभजीत। अरे लाइन से बच्चों ने आंसर दिया, क्या बात है। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे लगा बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, बट बहुत सारे बच्चों ने, मतलब मोर देन 90% बच्चों ने सही आंसर दिया। तो मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अल्फा निकाले, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस सी अल्फा, वहां से आ गया आपके सामने कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पीएच माइनस लॉग ऑफ H प्लस, एंड आंसर इज 3। बहुत अच्छे। अगला सवाल, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। Limiting molar conductance of NH4Cl solution is 150 Simon centimeter square mole inverse, and ionic conductance of hydroxide and chloride ions are 198 and 76 ohm inverse centimeter square mole inverse. Then calculate molar conductance of NH4OS solution at infinite dilution. कितना आसान है, देखता हूं कोई समझ पाए तो ठीक है। शुभजीत ने फिर से सवाल का आंसर सबसे पहले सही दिया। ज्यादा जल्दी जो दो तो चीटिंग लगता है। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दो तो कैलकुलेटर का आंसर लगता है। शुभजीत, सरोज, मोहम्मद सकलेन, तनिष्का बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थोड़ा सा। सूरी, नम्रता, निरुपमा कैलकुलेशन मिस्टेक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सभी सभी सब बहुत अच्छे। वेल, द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 272। आयनिक कंडक्टेंस के साथ वैसा ही करें जैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ करते हैं। यही तो कॉलरॉफ साहब ने सिखाया यार, कितना आसान बना दिया उन्होंने आयनिक कंडक्टेंस को समझना। बस जोड़ना है, घटाना है, वैसे ही जैसे हम अलजेब्रा में किया करते थे, बचपन की यादें। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या? किसी बच्चे को डाउट हो, रेज योर हैंड। ऑल राइट। तो बच्चों, कहानी कुछ ऐसी चल रही थी। मैंने कहा जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सिखाऊंगा फलाने बैटरी वाला, और फलाने बैटरी वाला भी कोई बात ही नहीं हुई है ना। तो मैंने कहा जब चैप्टर शुरू होगा तो चैप्टर का जो पहला हिस्सा है उसमें नए नए टर्म्स है, नए नए शब्द है। तो अपन बहुत सारे टर्म्स सीखे, बहुत सारे टर्म्स का मतलब जाने। समय है अब हम सीखे किस प्रकार से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वो सिखाने के पहले एक छोटा सा टर्म और है, तो पहले उसे समझते हैं, फिर मैं आपको सिखाता हूं कैसे बैटरी बनाए। तो अगला जो टर्म है अपने सामने वो है इलेक्ट्रोड। आप सबका ध्यान दिए है ना, थोड़ा थ्योरी है सुनते चलना, थ्योरी है प्लस कंसेप्ट है तो सुनते चलना। तो जो इलेक्ट्रोड है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, वो इलेक्ट्रोड। कोई भी सब्सटेंस, मतलब कल को आप बैटरी बना रहे हो और आपके थ्रू बिजली दौड़ सकती है तो आप भी इलेक्ट्रोड बन सकते हो। मतलब बैटरी बना रहे हो और आपको इलेक्ट्रोड नहीं मिला, प्लैटिनम वगैरह ऐसा कुछ, तो आप खुद भी वहां पे खड़े हो सकते हैं, तो उसे भी आप एज ए इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। तो हर वो सब्सटेंस जिसके थ्रू करंट फ्लो हो सकता है वो एक इलेक्ट्रोड है, राइट। हाँ, ये बात अलग है, वो आपको समझाने के लिए कहा। ये बात अलग है कि जनरली हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा वो होगा मेटल, है ना। तो जनरली जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो मेटल होते हैं। कोई भी सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है वो इलेक्ट्रोड हो सकता है। अब जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। सबसे पहले समझते हैं एनोड को। आपके दिमाग में, आपके जहन में जो भी कंसेप्ट हो एनोड का, सब कुछ भूल के सुनना। आज से एनोड की मात्र एक और मात्र एक डेफिनेशन होगी, और वो ये, जहां पर या जिसका होता हो ऑक्सीडेशन। जहां पर लेट्स से ये एक इलेक्ट्रोड है, मतलब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रोड है तो या तो ये एनोड है या तो ये कैथोड है। अगर ये एनोड है तो एनोड तभी होगा जब या तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो या खुद
ऑक्सीडाइज हो रहा हो। जहां पर या जिसका होता है ऑक्सीडेशन वही होता है एनोड। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर ये ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखो यार, जब कभी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, जैसे ये जिंक है, एक मेटल है, जैसे ही जिंक 2+ बनता है तो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जब कभी इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है उसे ही ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब अगर कहीं पर ऐसा हो रहा हो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हो तो अपन कहेंगे वो एनोड है, राइट। तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। जब हम इसी चीज को दूसरे टर्म में डिफाइन करते हैं तो ऐसे करते हैं, क्या, ये जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर है 0, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल फॉर्म में है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। और यहां पर चार्ज है +2, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2। जब कभी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, जब कभी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसे अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन, राइट। तो मैंने कहा हर वो सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है वो इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड कभी एनोड तो कभी कैथोड होता है। और सबसे पहले बात करें एनोड क्या होता है। आज से एनोड की मात्र एक डेफिनेशन, और वो ये है जहां पर या जिसका होता हो ऑक्सीडेशन वो होता है एनोड। जब होता है ऑक्सीडेशन तो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम ऐसा भी कह सकते हैं जब कभी ऑक्सीडेशन नंबर में होता हो इंक्रीज वो ऑक्सीडेशन होता है, और जहां ऐसा होता है वही एनोड होता है। वहीं पर एक दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोड होता है जिसे हम कहते हैं कैथोड। जहां पर या जिसका होता हो रिडक्शन उसे कहते हैं कैथोड। जैसा कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक उसी प्रकार से जब कभी रिडक्शन होता है, जैसे कॉपर 2+ है और ये कॉपर 2+ से कॉपर बना, राइट। तो जब कॉपर 2+ से कॉपर बनेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, राइट। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन गेन होता है, जब कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन। तो अगर कहीं पर किसी जगह पर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो हम कहेंगे वो कैथोड है। इलेक्ट्रोड होता है कभी एनोड तो कभी कैथोड होता है। जहां पर या जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो एनोड होता है, जहां पर या जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो कैथोड होता है। जब रिडक्शन होता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसी भाषा को हम ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में कहते हैं तो हम ऐसा कहते हैं जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा हो वो कैथोड होता है, वही रिडक्शन होता है। मतलब यहां पर जो कॉपर 2+ है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2, और यहां पर जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो +2 से गया 0 मतलब 2 से गया 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो मैं आपको जब कभी कोई टिपिकल केस आएगा तो बताते चलूंगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई चार्ज नहीं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, और अगर कोई चार्ज है तो जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, राइट। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के थ्रू अगर होता है करंट फ्लो तो वो इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड कभी एनोड तो कभी कैथोड होता है। कोई अपने आप एनोड नहीं, कोई अपने आप कैथोड नहीं। मेरी बात को सुनना, कोई अपने आप एनोड नहीं, रूल नहीं ये एनोड होगा हमेशा, रूल नहीं ये कैथोड होगा हमेशा। ये सब कुछ किसी के रिस्पेक्ट में होता है। अगर कोई कैथोड है तो दूसरा एनोड है, अगर कोई एनोड है तो दूसरा कैथोड है। इसी बात को मैं ऐसे कहता हूं, जो ये इलेक्ट्रोड होता है कभी एनोड तो कभी कैथोड होता है। कोई अपने आप में एनोड नहीं, कोई अपने आप में कैथोड नहीं। वो तो जहां पर हो रहा हो रिडक्शन वो कैथोड होता है, जहां पर हो रहा हो ऑक्सीडेशन वो एनोड होता है। हर इलेक्ट्रोड का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसीलिए कभी कोई ऑक्सीडाइज तो कभी कोई रिड्यूस होता है। मेरी बात को सुनिएगा, हर इलेक्ट्रोड का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसीलिए कभी कोई ऑक्सीडाइज तो कभी कोई रिड्यूस होता है। तो आपके जहन में सवाल आया होगा सर पहले हमें ये बताओ आखिर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, फिर हम समझेंगे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बेसिस पे कब कोई ऑक्सीडाइज कब कोई रिड्यूस होता है। तो जो नेक्स्ट टर्म मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने कहा कि जो समझ में आ गया, ऑल राइट रखी बेटा। तो मैंने कहा वो सब कुछ आएगा भी। मैंने कहा कि जब कभी कोई इलेक्ट्रोड होता है तो ऐसा ऐसा होता है
हर इलेक्ट्रोड का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो आपके जहन में सवाल आया, सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पहले सुनो ध्यान से, कंसेप्ट कई बार बहुत देर के बाद बनेंगे, है ना? तो अभी लिखना नहीं है, अभी सुनो। इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो आपके जहन में सवाल आया, सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हर इलेक्ट्रोड का अपना एक स्वभाव होता है। जैसे हर इंसान का अपना एक स्वभाव है, हर इंसान की अपनी एक ताकत है, हर सब्सटेंस का अपना एक मास है, ये उसका एक स्वभाव है, राइट? जैसे ये है, इसका एक मास है ना, मैं वेट नहीं बोला, मास है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर है, तो ये इसका स्वभाव है। तो इसको ऐसे समझो, जैसे मैं कहूं 1 kg एप्पल, तो 1 kg एप्पल में आए 5-10 एप्पल, और 1 kg कॉटन बोल दे, तो 1 kg कॉटन में बहुत सारे आए। तो 1 kg कॉटन में बहुत सारे कॉटन क्यों आए? अरे वो कॉटन का स्वभाव है, राइट? उसका मास ऐसा है कि उसमें डेंसिटी ऐसी है कि वो बहुत कम या बहुत ज्यादा आ रहा है। तो होता क्या है, हर इलेक्ट्रोड का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हर इलेक्ट्रोड का अपना एक स्वभाव होता है, उसका अपना एक नेचर होता है जो इलेक्ट्रोड के लिए स्पेसिफिक होता है, राइट? सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, ये पता चलता कैसे है? जब कभी किसी इलेक्ट्रोड को, मेरी बात को सुनिएगा, जब कभी किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में, जब कभी किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस वाले सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, तो उसकी सरफेस और सॉल्यूशन की सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। मतलब पल भर के लिए मान ले, ये एक इलेक्ट्रोड है एक्स, मैंने इसी के सॉल्यूशन में इसे डुबोया। अभी मैं इसमें डुबो नहीं सकता वरना काम नहीं करेगा, है ना? इमेजिन करो, मैंने इसको इसी के सॉल्यूशन में डुबोया, तो जब मैं इस इलेक्ट्रोड को इसी के आयन वाले सॉल्यूशन में डुबोऊंगा, ठीक है, तो जैसे इसको मैंने इसमें डुबो दिया, तो इसकी सरफेस और इस लिक्विड की सरफेस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इसे ऐसे समझते हैं, इमेजिन करो हमारे सामने ये एक जिंक की रॉड है, राइट? जिंक की रॉड को हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोया। तो जिंक सल्फेट लेने के पीछे का लॉजिक यही था कि जिंक की रॉड है तो जिंक आयन वाला सॉल्यूशन होना चाहिए, क्लियर? अब हमने जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोया। जैसे ही जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोया, तो ये जिंक का स्वभाव है, ये जिंक का नेचर है। क्या? अभी ये देखो क्या हुआ, फिर मैं बाद में बताऊंगा आखिर ऐसा क्यों हुआ, राइट? तो जैसे ही जिंक हमने जिंक सल्फेट में डुबोया, तो क्या होता है, इससे एक जिंक बाहर निकलता है, राइट? तो ऐसा इमेजिन करो, ये यहाँ पर वाटर है, इससे एक जिंक बाहर निकला। अब जिंक जैसे बाहर निकला तो वाटर है, तो जिंक कैसे बाहर निकलेगा? बुक। अगर पानी में पत्थर डाले तो आवाज आती है ना, बुक करके, वैसे। तो एक जिंक बाहर निकला, बुक। एक जिंक निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर 6, 7, 8, 9, 10। मतलब क्या हुआ, जैसे ही जिंक को हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोया, तो यहां से एक जिंक आता है मेटल की रॉड से, राइट? सॉल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट है, पल भर के लिए मान लेते हैं यहां 100 जिंक सल्फेट है। तो जैसे मैंने बोला 100 जिंक सल्फेट है, यानी कि आप समझ जाओ यहाँ 100 जिंक 2 प्लस है और 100 सल्फेट आयन। मतलब जो सॉल्यूशन था वो बिल्कुल न्यूट्रल था। एक जिंक बाहर निकला, और जैसे ही जिंक बाहर निकला, तो जिंक क्या करता है, जिंक 2 प्लस बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जिंक 2 प्लस जो बना वो तो सॉल्यूशन में आ गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आया एक्स्ट्रा, वो इसी मेटल रॉड में रह गया। मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, और इस मेटल रॉड में ऐसे ऐसे करके यहां इलेक्ट्रॉन आते गए। तो पहला जिंक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, और वो ऐसे निकलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कहने का ये हुआ कि पहले जिंक बहुत तेजी से आते हैं, धीरे धीरे उनका जो निकलना है वो धीरे होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ थम सा जाता है। मतलब जिंक से पहले जिंक 2 प्लस बन रहा था, धीरे धीरे इसके लाइफ में यहां पर एक इक्विलिब्रियम आ गया। सर इक्विलिब्रियम क्यों आ गया? बच्चों इसे ऐसे समझो, जब जिंक से जिंक 2 प्लस बना, राइट, तो जिंक 2 प्लस एक्वस जिंक सॉलिड। जैसे ही जिंक 2 प्लस बना, सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी 100 जिंक था। एक जिंक आया 101, दो आया 102, 3 आया 103। जैसे जैसे सॉल्यूशन में जिंक 2 प्लस आता जा रहा है, वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा होने लगता है कि जिंक से जिंक 2 प्लस, मतलब जिंक से जिंक 2 प्लस जैसे बनना चाहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड शिफ्ट होने की टेंडेंसी दिखाती है। मतलब जिंक से जिंक 2 प्लस का बनना कम हो जाता है। मतलब जैसे ही हमने जिंक को डुबोया, तो जिंक तो बड़ी जल्दी जल्दी जिंक 2 प्लस बना,
तो जैसे जैसे जिंक 2 प्लस बन रहा था वैसे वैसे रिएक्शन धीरे धीरे स्लो हो रही थी, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो रही थी और कुछ समय के बाद उसमें आ गया इक्विलिब्रियम। जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया, जैसे ही जिंक से जिंक 2 प्लस बनना बंद हो गया, ठीक उसी समय पर बच्चों ये जो जिंक की रॉड है जो कि निगेटिवली चार्ज है, और हमने देखा सॉल्यूशन को तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था क्योंकि सॉल्यूशन में 100 जिंक 2 प्लस पहले से थे, जिंक 2 प्लस और आए तो कौन ज्यादा हो गया चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पहले 100 जिंक था 100 सल्फेट था, बैलेंस था। अभी कौन ज्यादा हो गया? पॉजिटिव। मतलब मैं यहां पर कुछ इस प्रकार से ये जो बना रहा हूं ये एक सॉल्यूशन की लेयर है, राइट? और जो सॉल्यूशन की लेयर है उस पर डोमिनेट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जो मेटल की रॉड है उस पर डोमिनेट कर रहा है नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है यही उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। हर इलेक्ट्रोड का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जो कि उस इलेक्ट्रोड का स्वभाव होता है। जब उसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो सॉल्यूशन के सरफेस और इलेक्ट्रोड के सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही मैंने इस जिंक की रॉड को यहां पर डुबोया तो आप देख सकते हैं जिंक की रॉड को डुबोने से, आप देख सकते हैं जिंक की रॉड को डुबोने से यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था जहां पर या जिसका है होता है ऑक्सीडेशन वो होता है एनोड। क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ यानी कि ये एनोड है। मैं नहीं कह रहा हूं ये एनोड है इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ, मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए एनोड है। दोनों में अंतर है। क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, सर क्यों हुआ? इसका स्वभाव है। इसका स्वभाव ऐसा क्यों है मैं कुछ देर बताता हूं। अभी क्या हुआ पहले ये देखो, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ तो यहां पर ये एनोड है और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या रहा? ऑक्सीडेशन, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इन द सेम वे अगर मैंने जिंक की जगह लिया होता कॉपर की रॉड को और डुबोया होता कॉपर की सल्फेट को तो क्या तब भी ऐसा होता? नहीं, तब ऐसा नहीं होता, तब कुछ और होता। तब क्या होता चलो वो देखते हैं। अभी ये हमारे सामने कॉपर की रॉड है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। पल भर के लिए इमेजिन करो मेरे पास 100 कॉपर सल्फेट है, यानी कि 100 कॉपर 2 प्लस है सॉल्यूशन के अंदर और 100 सल्फेट आयन है सॉल्यूशन के अंदर। जैसे आपने मेटल रॉड को डिप किया, बच्चों आप सब जानते हैं जो मेटल होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे तभी तो वो मेटल होते हैं। मेटल कंडक्टर क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, तभी तो उनमें वो ड्रिफ्ट वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी होंगी वो होता है। तो कॉपर एक मेटल है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तभी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। तो जैसे ही हमने कॉपर की रॉड को डिप किया तो यहां पर जिंक से उल्टा हुआ। जिंक वाले कंटेनर में जिंक से जिंक 2 प्लस बन रहा था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, जो सॉल्यूशन का कॉपर था वो कॉपर रॉड के पास जाता है और कॉपर से फ्री इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे ही कॉपर से फ्री इलेक्ट्रॉन लेने लगा तो कॉपर की रॉड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये जो कॉपर 2 प्लस था इसके चारों तरफ ऐसे कॉपर कॉपर बनके डिपॉजिट होने लगा, ऐसे कॉपर कॉपर बनके डिपॉजिट होने लगा। बच्चों जैसे ही कॉपर डिपॉजिट होने लगा वैसे कॉपर 2 प्लस का नंबर कम होने लगा, वैसे सल्फेट का नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने लगा, वैसे जो सॉल्यूशन है उस पर नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करने लगा। आप देख सकते हैं यहां पर जो चार्ज आएगा सॉल्यूशन में वो नेगेटिव चार्ज है और जो मेटल की रॉड पे चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोते हैं, सॉल्यूशन की सरफेस और मेटल के सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बच्चों वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। यहां पर हुआ क्या, यहां पर जो कॉपर 2 प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बना रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन है, और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा जहां पर या जिसका होता हो रिडक्शन, पहले वाले केस में जिंक का हो रहा था ऑक्सीडेशन, लेकिन दूसरे वाले केस में कॉपर पर हो रहा कॉपर का रिडक्शन। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, पहले वाले केस में जिंक का हो रहा था ऑक्सीडेशन, दूसरे वाले केस में कॉपर पर कॉपर का हो रहा रिडक्शन। तो क्योंकि यहां पर हो रहा रिडक्शन इसलिए है कैथोड, और कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्योंकि हो रहा रिडक्शन इसीलिए हम कहेंगे उसे रिडक्शन पोटेंशियल। बच्चों मैं पूरी बात को ऐसे कहता हूं, इलेक्ट्रोड होता है कभी एनोड तो कभी कैथोड होता है।
जहां पर या जिसका ऑक्सीडेशन वो एनोड होता है, जहां पर या जिसका रिडक्शन वो कैथोड होता है, आज से एनोड कैथोड की मात्र एक ही डेफिनेशन और वो यही होता है। बच्चों, हर इलेक्ट्रोड का अपना एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अगर हो रहा वहां पे ऑक्सीडेशन, यानी कि अगर होगा वो एनोड तो वहां पे होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बोले तो ओपी। अगर वहां पर हो रहा रिडक्शन, यानी कि वो होगा कैथोड, तो वहां पर होगा रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि आरपी। बच्चों, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे हम जब पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ई। अगर मैंने सिंपली लिख दिया ई, तो इस ई का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। तो कैसे कैसे होता है वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं। क्लियर? जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो मेजर करते समय यहां पे जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मेजर करते समय आपने जो सारी की सारी कंडीशंस हैं, राइट, स्टैंडर्ड रखी है। कैसे रखी है? स्टैंडर्ड। कंडीशंस स्टैंडर्ड होने का मतलब है अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर है, अगर प्रेशर 1 बार है और अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है। मेरी बात को सुनिएगा। जब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहा था, जब मैं सॉल्यूशन की सरफेस और मेटल रॉड की सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा था, तो ये मैटर करता है कंडीशन कैसी थी। कंसंट्रेशन 1 मोलर था कि नहीं था, प्रेशर 1 बार था कि नहीं था, टेम्परेचर 200 केल्विन था कि नहीं था। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ मेजर करते समय जो कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्ड है, यानी कि कंसंट्रेशन 1 मोलर है, प्रेशर 1 बार है और टेम्परेचर 298 केल्विन है, अगर इस कंडीशन पर आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बोलेंगे, उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। सिंपली ई लिख दिया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड हो गई तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसे हम लिखते हैं ई नॉट से। बच्चों, इलेक्ट्रोड होगा, कभी एनोड तो कभी कैथोड होगा, हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अगर कंडीशन नॉर्मल है तो ओपी और आरपी होगा, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो वही एसओपी वही एसआरपी होगा। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो वही एसओपी और वही एसआरपी होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन कहने का मतलब है अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 290 केल्विन और प्रेशर 1 बार होगा, हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। कंडीशन स्टैंडर्ड होने पे वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जब हम सवाल करते हैं जब हम सवाल करते हैं तो अक्सर बच्चों को पता नहीं चलता हमें दिया क्या है। मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब बताया। मैंने कहा ये होगा ये होगा, मैंने अभी ये नहीं बताया ये क्यों होगा। बताता हूं। मैंने अभी आपसे कहा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हर इलेक्ट्रोड का एक स्वभाव होता है। जिंक से जिंक 2+ बना, मैंने बताया। कॉपर 2+ से कॉपर बना, मैंने बताया। ऐसा ही क्यों हुआ अभी वो नहीं बताया, बताता हूं। लेकिन उसके पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ढंग से समझ लें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होता है, ई लिख दिया, ई नॉट लिख दिया, ये समझ में आता है। अब इसका जो पेपर प्रेजेंटेशन है पहले वो देखें, बिकॉज जब तक उसे नहीं समझोगे आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये नहीं समझ पाओगे आपको दिया क्या है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको बताता हूं हमें किस प्रकार से समझना है कि डाटा दिया क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं लिख देता हूं ई, तो ई का मतलब है सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं ई नॉट, तो ई नॉट इसे क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईपी। लेकिन अगर लिख दिया है ई नॉट तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि एसईपी। उसी प्रकार से अगर मैंने लिख दिया ईओपी तो इसे आप क्या पढ़ोगे? अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपल नहीं रहा, इसे क्या लिखा हुआ है? ओपी। तो इसे आप क्या पढ़ोगे? इसे पढ़ोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या पढ़ोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। डाटा क्या गिवन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ईओपी लिख दिया, अगर सिंपली आपके सामने ई ऑक्स लिख दिया, राइट, तो आपको समझ जाना वो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन वहीं पर अगर उसने मेरे सामने ऐसे लिखा होता ई नॉट रेड, तो हम समझ जाएंगे जो हमें डाटा दिया है वो है रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब बताया, अब पेपर में कैसे लिखना पढ़ना है वो सिखा रहा, राइट। अगर ई नॉट रेड लिख दिया यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। कभी सिंपल ऐसे डाटा देता है तो कभी इतना सिंपल डाटा नहीं, थोड़ा ट्विस्ट करके देता है। कैसे? अगर मैं ऐसे आपके सामने लिख दूं ई m/mn+, तो m/mn+ मतलब m पे चार्ज कितना है? यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना चार्ज है? n+। तो चार्ज बढ़ा कि घटा? बढ़ा।
तो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये है ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूं ई एम स्लैश एम एन प्लस बराबर एक्स वोल्ट, और आपको समझना ये है क्या, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है? तो ये क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन। तो आप इसे क्या पढ़ोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड नहीं है? क्या नॉट लगा है? नहीं, नॉट नहीं लगा। नॉट नहीं लगा तो आप कहोगे सिंपली ओपी है। लेकिन मान लो मैंने ऐसे लिख दिया होता ई नॉट, अब ये स्टैंडर्ड है, और यहां लिखा होता एम एन प्लस स्लैश एम। तो एम एन प्लस से क्या बना? एम, यानी कि ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो आपको समझ जाना है, अगर एम एन प्लस स्लैश एम लिखा है और यहां लिखा है वाई वोल्ट, तो समझ जाना ये है एसआरपी। क्या है ये? एसआरपी। कभी ऐसे देता है तो कभी ऐसे देता है, तो कभी इसी चीज को सवाल घुमा के कुछ ऐसे देता है। मान लीजिए मैंने आपके सामने ऐसे यहां पर एक रिएक्शन लिख दी होती, क्या? एम से बना एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, और यहां कॉमा करके लिखा हुआ है ई नॉट बराबर एक्स वोल्ट। अब आपको समझना है जो ये दिया है वो है क्या? तो ई नॉट है तो हम समझ गए भैया एस तो है। अब एस में ये आरपी है कि ओपी है? रिडक्शन पोटेंशियल है या? तो आप रिएक्शन को देखो ना यार, रिएक्शन किसकी है? ऑक्सीडेशन। तो आपसे क्या पढ़ोगे? एसओपी। इन द सेम वे अगर मैंने ऐसे लिखा होता Mn प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन से बना M, राइट, और यहां लिखा हुआ है E नॉट बराबर वाई वोल्ट, ठीक है। अब इसे क्या पढ़ोगे? तो रिएक्शन किसकी है? रिडक्शन की। तो बच्चों इसे आप क्या पढ़ोगे? एसआरपी। डाटा देने का कई तरीका हो सकता है, कभी ऐसा कभी ऐसा तो कभी ऐसा। तो कभी कभी सवाल क्या करता है, आपको सिंपली ऐसे लिख देता है E नॉट बराबर एक्स वोल्ट। ना तो सवाल में कोई हिंट है, ना तो सवाल में कोई जिक्र है, भाई ने सिंपल दे दिया E नॉट बराबर एक्स वोल्ट। ना तो आरपी लिखा, ना तो ओपी लिखा, ना तो ऑक्स लिखा, ना तो रेड लिखा, ना तो लाल बैल लिखा, ना तो रिएक्शन दिया, ना तो एम स्लैश एम प्लस लिखा, कुछ नहीं लिखा। अब हम क्या करें? अगर कुछ नहीं लिखा है तो आईयूपीएसी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उसे हम एसआरपी ही मानेंगे। बच्चों जो मैंने कहा उसे आप चीख चीख के बोल लो और ध्यान से सुन लो। अगर कुछ नहीं लिखा है, अगर किसी प्रकार का कोई हिंट नहीं दिया है, कोई इलेक्ट्रोड का जिक्र नहीं किया है, और आपको अपने से मानना है, तो आप उसे एसआरपी ही मानोगे, एसओपी नहीं मानोगे। उसे एसआरपी ही मानोगे, एसओपी नहीं मानोगे। क्लियर बच्चों? मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। बताऊं क्या? बताऊं क्या? एक इलेक्ट्रोड है, हाँ ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड है इसका हम कुछ भी मेजर कर सकते हैं। इसका हम आरपी मेजर कर सकते हैं, इसका हम ओपी मेजर कर सकते हैं, इसका हम एसआरपी मेजर कर सकते हैं, इसका हम एसओपी मेजर कर सकते हैं। हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। मेरी बात को सुनिएगा, हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अगर हो रहा ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, अगर हो रहा रिडक्शन तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। लेकिन मेजर जब करने की बात आती है, पेपर में लिखने की बात जब आती है, तो किसी इलेक्ट्रोड का कुछ भी लिखा जा सकता है। मतलब मुझे नहीं पता ये एनोड है कि कैथोड है, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रोड का मैंने ऐसे लिख दिया ई नॉट स्लैश एम, ई नॉट एम स्लैश एम एन प्लस बराबर एक्स वोल्ट, तो आप ये समझोगे, मेरी पूरी बात सुनना ध्यान से, आप ये समझोगे हमें एसओपी दिया है, ये नहीं समझोगे कि ये एनोड है। ये दिया है, जो दिया है वो होता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सवाल, डाटा आपको कुछ भी दे सकता है। इस इलेक्ट्रोड का आपको मैं रिडक्शन पोटेंशियल दे दूं, इस इलेक्ट्रोड का मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दूं, जो दिया है वही हो ऐसा नहीं होता, जो दिया है वही हो ऐसा नहीं होता। क्लियर बच्चों? मजे की बात यह है, इस इलेक्ट्रोड का वो जो चाहे वो दे दे। मजे की बात यह है, अगर मुझे एसओपी दिया है तो हम एसआरपी लिख सकते हैं, अगर हमें एसआरपी दिया है तो हम एसओपी लिख सकते हैं, क्योंकि एसआरपी बराबर माइनस एसओपी होता है, क्योंकि एसआरपी बराबर माइनस एसओपी होता है। इसे ऐसे समझते हैं, हमें दिया क्या है? एसओपी। हमें ऐसा जरूरत पड़ गई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एसआरपी लिखने की, तो मैं क्या कहूंगा? एसओपी एक्स वोल्ट है, तो गारंटी से मैं कहूंगा इसका जो एसआरपी है वो है माइनस एक्स वोल्ट। बच्चों ये पेपर प्रेजेंटेशन की बात हुई, ये लिखने की बात हुई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखें, कैसे हम पढ़ें, क्योंकि शब्दों में नहीं लिखते, आपको लिख के नहीं देगा जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट, ऐसे लिख के नहीं देगा, वैसे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेगा। क्लियर? तो जो दिया है वो हो कोई जरूरी नहीं। देने को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे सकता है,
देने को रिडक्शन पोटेंशियल दे सकता है, देने को सवाल जो चाहे दो दे सकता है। हमें अपना दिमाग लगा के समझना पड़ेगा आखिर हो क्या रहा है। सर वो कैसे समझेंगे? जिसकी जो ताकत ज्यादा, पोटेंशियल को मैं बोलता हूं ताकत, फील करना होगा ताकत। जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा। तो सुनिएगा, जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा। ये दोनों इलेक्ट्रोड पल भर के लिए मान लो, ये भी एक इलेक्ट्रोड है, ये भी एक इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड का भाई ने मतलब सवाल ने अपने को दे दिया रिडक्शन पोटेंशियल, दे दिया तो दे दिया। इस इलेक्ट्रोड का भी दे दिया रिडक्शन पोटेंशियल, दे दिया तो दे दिया। अब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, इसका मतलब ये नहीं दोनों का रिडक्शन हो रहा। नंबर वन, अब क्या हो रहा? रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का दिया है, दोनों इलेक्ट्रोड है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही रिड्यूस होएगा और वही कैथोड होएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा, रिड्यूस नहीं हो पाएगा। तो दूसरा वाला रिड्यूस होना चाह रहा, वो मजबूर करेगा, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन दे। लिसन, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा तो वो इसीलिए हो रहा क्योंकि कोई रिड्यूस हो रहा, अगर कोई रिड्यूस हो रहा तो वो इसीलिए हो रहा क्योंकि दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा। इसे ऐसे समझो, कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा तो भगवान आके इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, ले बेटा इलेक्ट्रॉन। उसे इलेक्ट्रॉन तब मिलेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा। किसी ने इलेक्ट्रॉन देना है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके हवा में नहीं देगा, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसे मैं ऐसे कहता हूं टेक्निकली, अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो तभी हो रहा है जब कोई बगल में रिड्यूस हो रहा है। अगर कोई रिड्यूस हो रहा है तो वो तभी हो रहा है जब कोई बगल में ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब कुछ भी अपने आप नहीं होता। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इनमें से किसी ने ऑक्सीडाइज होना है, इनमें से किसी ने रिड्यूस होना है। अब इन दोनों का अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। तो इलेक्ट्रोड मैंने जैसे ही बोला तो हो सकता है वो ओपी हो सकता है वो आरपी हो सकता है वो एसओपी हो सकता है एसआरपी हो, कुछ भी दे सकता है। तो पल भर के लिए मानो इन दोनों इलेक्ट्रोड का मुझे एसआरपी दिया है। सवाल कहता है कि इसका एसआरपी है 5 वोल्ट, इसका एसआरपी है 10 वोल्ट। क्या है एसआरपी? कौन सी ताकत? रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने कहा सवाल देने को कुछ भी दे सकता है, दोनों का एसआरपी दिया, इसका मतलब ये नहीं दोनों का रिडक्शन हो रहा, वो तो दिया है, वो तो लिखा है, मेजर कुछ भी किया होगा, लिख दिया भाई ने माइनस साइन लगा के। अब हमें अपना दिमाग लगाना होगा, जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होना चाहेगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होना चाहेगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो चाहते हुए भी रिड्यूस नहीं हो पाएगा, तो मजबूरी में ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। मतलब इसका मैंने रिडक्शन पोटेंशियल बोला 10 वोल्ट, समझाने के लिए तो बहुत हो गया। इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैंने बोला 10 वोल्ट, इसका मैंने बोला 5। किसका एसआरपी ज्यादा? इसका। किसका एसआरपी ज्यादा? इसका। किसकी रिड्यूस होने की ताकत ज्यादा? इसकी। कौन रिड्यूस होएगा पहले? ये। तो जब ये रिड्यूस होगा इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन देगा? ये बोलेगा भैया ले ले इलेक्ट्रॉन। तो ये होगा ऑक्सीडाइज, ये होगा रिड्यूस। फिर से लौटते हैं, इलेक्ट्रोड होगा कभी एनोड तो कभी कैथोड होगा। हर इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अगर हो रहा ऑक्सीडेशन तो ओपी, अगर हो रहा रिडक्शन तो आरपी होगा। मेजर होने को कुछ भी होगा, मेजर होने को कुछ भी होगा। अगर एनोड है तो ओपी, अगर कैथोड है तो आरपी। ऐसा कहना सही नहीं होगा। अगर हो रहा ऑक्सीडेशन तो होगा ओपी, अगर हो रहा रिडक्शन तो होगा आरपी। अगर कंडीशंस हो गई स्टैंडर्ड तो वही एसओपी, वही होगा एसआरपी। एसओपी और एसआरपी लिखने का कई तरीका होता है। अगर आपने किसी इलेक्ट्रोड का निकाल लिया एसआरपी तो भी लिख सकते हो एसओपी, निकाल लिया एसओपी तो भी लिख सकते हो एसआरपी। जो दिया है वो होता नहीं है। बोलो बोलो, जो दिया है वो होता नहीं है। अपने दिमाग से सोचना पड़ता है वो क्या रहा है। समझ पाए क्या? अगर आप समझ गए हैं तो समझ पाए क्या? कुछ बच्चे का ठीक है सर, समझ गया सर। जो दिया है वो होता नहीं है। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात। जो दिया है वो होता नहीं है, तो फिर होता क्या है वो हमें सोचना पड़ता है। कैसे सोचे? धीरे धीरे करके आएगा, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से। तो हुआ क्या, अब ये जो अपने पास इलेक्ट्रोड था, ठीक है, मैंने आपको कंडीशन बताई कि जो एसआरपी एसओपी है दोनों को आप ऐसा लिख सकते हैं, एसआरपी को एसओपी में लिख सकते हैं, एसओपी को एसआरपी लिख सकते हैं, बस माइनस साइन का खेल। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, कहीं जगह यहां लिख देता हूं, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, राइट, जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, चाहे ई बोलो चाहे ई नॉट बोलो, है ना,
ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये कहने का मतलब हो गया कि आप इसमें अलजेब्रा के नियम नहीं लगा सकते। ये कहने का मतलब हो गया, जैसे मैंने कहा ये इंटेंसिव है, तो ये कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके सामने रिएक्शन लिखी है, जिंक से बना जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। और मैंने कहा इसका जो ई नॉट है वो है एक्स वोल्ट, राइट। अब इसका ई नॉट है तो आप समझ गए, अच्छा ई नॉट बराबर एक्स वोल्ट दिया है, रिएक्शन ऑक्सीजन तो एसओपी, आप समझ गए, आपके मन में क्लियर। तो आप समझ गए इसका जो एसओपी हो एक्स वोल्ट। अब क्या किया हमने, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जरूरत से बहुत पड़ेगी और अपनी आदत पड़ी है थर्मोकेमिस्ट्री से। तो जैसे अपन ने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चे क्या करते हैं, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने से, रिएक्शन को डिवाइड करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना तो मल्टीप्लाई होगा ना तो डिवाइड होगा। इसे ऐसे समझो, अगर जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्स वोल्ट है, तो जिंक का एक्स वोल्ट रहेगा, चाहे इतना जिंक ले लो, चाहे इतना जिंक ले लो, चाहे 1 किलो जिंक ले लो, चाहे 10 किलो जिंक ले लो। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करोगे तो बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 ग्राम जिंक का एक्स वोल्ट है, 10 ग्राम जिंक का 10 एक्स है, एक ऐसा नहीं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोड पर नहीं डिपेंड करता है। मतलब रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड करने से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हाँ रिएक्शन को रिवर्स करने से रिवर्स जरूर होगा। मतलब ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है, जिंक से बना जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नॉट एक्स वोल्ट, राइट। तो अगर इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, कैसे, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बना जिंक, तो अभी एक बात पक्की है, इसका जो ई नॉट है वो होगा माइनस एक्स वोल्ट। तो बच्चा मुझसे कहता है सर आपने तो कहा अलजेब्रा का नियम नहीं लगेगा। मैंने कहा मल्टीप्लाई नहीं हुआ, हाँ, डिवाइड नहीं हुआ, हाँ, फिर सर उल्टा करने से उल्टा क्यों हुआ? उल्टा करने से उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि उल्टा करने से मतलब ही बदल गया। ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, ये रिडक्शन का रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन का है तो साथ में क्या लिखोगे? एसओपी। ये रिडक्शन का है तो साथ में क्या लिखोगे? एसआरपी। क्योंकि यहाँ पे मतलब ही बदल गया, वो आपकी नजरों को भ्रम हो रहा है, रिएक्शन उल्टा किया, आपने उल्टा नहीं किया, वो मतलब ही बदल गया। इज दिस क्लियर? तो क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन रिवर्स हुई, मतलब ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, रिडक्शन का ऑक्सीडेशन, तो ई नॉट इसलिए बदल गया। हेलो बच्चों, बोथ एसओपी एंड एसआरपी आर रिप्रेजेंटेड सेम वे। कहां बात कर रहे हो इशिता? क्या लिखा है बेटा आपने? मैंने कुछ देखा ना हो शायद। इशिता किसकी बात कर रहे हो इस स्लाइड में? इस स्लाइड में किसकी बात कर रहे हो? इशिता मैं आपसे बात कर रहा हूं, सो गए क्या? हेलो इशिता, आ गया समझ में? आदर्श, ओके। इशिता आपने कुछ लिखा है, जल्दी से बताओ किस स्लाइड की बात कर रहे हो, इसकी की आगे वाली? इशिता, अच्छा इसमें, हाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है बोलो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो। इसमें कहां पर? देखो ना, ऑक्सीडेशन इज एसओपी, रिडक्शन इज एसआरपी। अरे वो ऊपर नहीं नीचे है ना, वो थोड़ा सा आप समझो आप। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो बात हुई इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, कभी एसओपी तो कभी एसआरपी होता है। जो दिया है वो नहीं होता है, हमें अपने दिमाग से सोचना पड़ता है, जिसकी ताकत ज्यादा वही होता है। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, बोले सर समझ में तो आया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है ऑल दैट, पर सर ये तो बताओ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे होता है? तो मैंने उस बच्चे से सवाल पूछा, बताओ एप्पल कैसे मेजर होता है, बताओ एप्पल कैसे मेजर होता है? तो उसने कहा सर वो जाते हैं तराजू में किलो का वॉट रखते हैं, मेजर हो जाता है। जब भी कभी हमें किसी चीज को मेजर करना पड़ता है, राइट, तो मेजर करने के लिए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं रेफरेंस। जैसे जब हमें किलोग्राम को मेजर करना था तो 1 किलोग्राम का वॉट बनाया। इन द सेम वे जब हमने लेंथ को मेजर करनी थी तो हमने 1 मीटर का स्टैंडर्ड बनाया। जब भी कभी मेजरमेंट करना होता है, मेरी पूरी बात सुनना, जब भी कभी मेजरमेंट करना होता है तो एक रेफरेंस बनाना होता है। कहीं ना कहीं जो मेजरमेंट होता है हमेशा किसी रेफरेंस के कंपैरिजन में होता है। तो मेजरमेंट अपने आप में कंपैरिजन है। इसे ऐसे समझो, आपके नीट का एग्जाम हुआ 720 नंबर का, और 720 में किसी बच्चे के आए 600, तो कंपैरिजन हो गया 720 से 600 का। इमेजिन करो टोटल मार्क्स का स्केल ही ना होता, हर बच्चे का जितना नंबर आना होता आता, 600 आता, 550 आता, 700 आता, 1000 नंबर आता, मतलब टोटल मार्क्स का स्केल ही ना होता।
तो क्या वहां पे कंपैरिजन करते हैं अपन, फिर कंपैरिजन आपस में करते हैं, सबसे ज्यादा किसका कम किसका सो। जब भी कभी कंपैरिजन होता है तो हमेशा एक रेफरेंस होता है, राइट। तो आज जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो सबसे पहले हमें हमारा एक रेफरेंस बनाना होगा। तो बच्चा मुझसे कहता है सर यार जब भी आप कह रहे हो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो सीधे डिफरेंस अब किससे मेजर करें। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जब तक जीरो डिफाइन नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा। ऐसे समझो आपकी गाड़ी में जो स्पीडोमीटर है ना, तो गाड़ी का स्पीडोमीटर है 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 80 है, 90। तो आज जिसे आप 90 जान रहे हो वो 90 क्यों है, वो 90 इसलिए है क्योंकि आपने जीरो को डिफाइन किया है। अगर ये जीरो होता ही नहीं तो क्या वो 90 होता नहीं। सबसे पहले एक रेफरेंस को बनाना पड़ता है, जीरो को बनाना पड़ता है, स्टैंडर्ड को बनाना पड़ता है। जैसे हमने जब वेट मेजर किया तो हमें 1 किलो का वॉट बनाना पड़ा। इन द सेम वे अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो एक रेफरेंस बनाना होगा, क्योंकि अपने आप में किसी इलेक्ट्रोड का कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू वी कैन नॉट मेजर। ये कुछ ऐसा है कि अगर 1 किलो का वॉट नहीं होता फिर आप कहते एप्पल कितना है तो वो कहना बकवास होता। अपने आप में कितना है वो नहीं कह सकते, कंपैरिजन करके ही हम बताते हैं वो कितना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब किसी इलेक्ट्रोड का अपने आप में कितना पोटेंशियल है नहीं बता सकते। जब तक जीरो नहीं बनाओगे, जब तक कंपेयर नहीं करोगे, अच्छा जीरो से 3 ज्यादा साहब 3 वोल्ट, अच्छा जीरो से 2 कम सर -2 वोल्ट, तो एक कंपैरिजन करना था। तो हमने बनाया रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए अपन ने बनाया रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हमारे सबसे काम का इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो बस एक थ्योरी के रूप में आपको याद रखना है दैट इज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये कुछ ऐसा है कि जब हम एप्पल लेने जाते हैं, ठीक है, तो बेटा अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्या लिख रहा हूं यार, अभी मैं कुछ बोल रहा हूं ना फिर फ्लो टूट जाएगा। तो अभी एक साथ लिख रहा हूं, उसे सेव करके रखो जो आपने सोचा है एक साथ, ठीक है। इमेजिन करो आप एप्पल लेने गए, ठीक है। अब एप्पल लेने गए तो एप्पल की जो दुकान थी उसके पास 1 किलो का वॉट नहीं था। अब 1 किलो का वॉट नहीं था तो उसने वहां पे कोई दूसरा स्टैंडर्ड रख दिया। जो दूसरा स्टैंडर्ड रखा उसने रेफरेंस के कंपेयर करके रखा, मतलब जो 1 किलो का वॉट है वो प्राइमरी रेफरेंस, लेकिन उसके पास 1 किलो का वॉट नहीं था तो उसने एक पत्थर रख दिया, बोला ये जो पत्थर है भैया 1 किलो के बराबर है। और मान लो उसके पास पत्थर भी नहीं था तो उसने एक कद्दू रख दिया, बोले जो कद्दू है ये 5 किलो के बराबर है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब प्राइमरी रेफरेंस नहीं था तो अपन ने सेकेंडरी रेफरेंस बनाया, जो सेकेंडरी रेफरेंस बनाया वो प्राइमरी से कंपेयर करके बनाया। ये कुछ ऐसा है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है दो प्रकार का है, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी की। जो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब आप यहां पर इसे ऐसे समझोगे कि अच्छा ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ये नहीं सोचोगे सर आखिर ऐसा ही क्यों बनाया, क्यों उन्होंने ऐसे ही लिया। ये वही वाली बात है, 1 किलो इतना होता है, 1 मीटर इतना होता है, इतना ही क्यों 1 मीटर बनाया सर, क्यों इतना 1 मीटर बनाया, ये जिसको हम 100 से जिसको हम 10 सेंटीमीटर उसको 1 मीटर, दैट्स नॉट करेक्ट। रेफरेंस कैसे बनाया उसे समझो, ठीक है। तो सबसे पहला जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है दैट इज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, आपका ध्यान चाहिए, उसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे हम कहते हैं SHE बोले तो शी। इन द सेम वे इसे SHE भी कहते हैं, इसे हम लोग NHE भी कहते हैं, सही और नहीं, मतलब SHE है मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है मतलब कंडीशन स्टैंडर्ड, कंडीशन स्टैंडर्ड है का मतलब क्या है, कंडीशन स्टैंडर्ड है का मतलब है यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 मोलर देखो है। अब इसके केस में होता क्या है कि इसका n फैक्टर है 1, तो n फैक्टर 1 होता है तो 1 मोलर इक्वल टू 1 नॉर्मल होता है। तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन है मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलर, अगर कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल हो तो उसे बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चाहे सही बोलो चाहे नहीं बोलो बात बराबर है, ठीक है, चाहे सही बोलो चाहे नहीं बोलो बात बराबर है। अब ये जो आपके सामने डायग्राम बना है, क्या बना है, देखो जरा, एक ये वायर है, इसमें प्लैटिनम है, एक सेटअप है, यहां से हाइड्रोजन गैस आई, जो हाइड्रोजन गैस आ रही है वो आ रही है 1 बार पर, ठीक है। तो फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एटीएम। तो जैसे ही 1 बार पर आया, स्टैंडर्ड है तो 1 बार, नॉर्मल है तो 1 एटीएम, याद रखना, नॉर्मल है तो 1 एटीएम चलेगा, स्टैंडर्ड है तो 1 बार, ठीक है बच्चों। स्टैंडर्ड है तो 1 मोलर, नॉर्मल है तो 1 नॉर्मल। खैर अब हुआ क्या,
हमने जैसे ही सारी कंडीशन ले ली, इस कंडीशन पे ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना, जिसका नाम रखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड था, जरूरत पड़ने पर कैथोड की तरह बिहेव करता था, जरूरत पड़ने पर एनोड की तरह बिहेव करता था। जब एनोड की तरह बिहेव करता था मतलब ऑक्सीडेशन होता था, तो H2 से बना 2H+। जब कैथोड की तरह बिहेव करता था मतलब 2H+ से बना H2। सॉरी, बिहेव कैसे करता था, बगल वाला मजबूर करता था, बगल वाला ऑक्सीडाइज होता था तो भाई को रिड्यूस होना पड़ता था। बगल वाला रिड्यूस, बगल वाला कौन, अरे जिस इलेक्ट्रोड के साथ में इसको रखा है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो एक तरफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा, दूसरी तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। तो जो दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर वो ऑक्सीडाइज होता था तो ये रिड्यूस होता था, अगर वो रिड्यूस होता था तो ये ऑक्सीडाइज होता था। इसीलिए कहा जाता है जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि उन्हें जरूरत पड़ने पर कैथोड और जरूरत पड़ने पर एनोड की तरह व्यवहार करना आना चाहिए। तो IUPAC ने इस स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड का IUPAC ने इस स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड का चाहे SOP चाहे SRP जीरो माना। मेरी बात को सुनिएगा, IUPAC ने इसका SOP जब ऑक्सीडाइज होता था, रिडक्शन बात हुई तो SRP, चाहे SOP हो चाहे SRP हो, उन्होंने इसका SOP एज वेल एज SRP जीरो माना। ऐसा माना, ऐसा एज्यूम किया। ये हमारा जीरो का स्केल है, ये हमारा शुरुआती पॉइंट है। अब दुनिया के सारे इलेक्ट्रोड इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में मेजर किए जाएंगे। मतलब अपन ने अपनी स्केल बना दी, ये जीरो है। अब या तो जीरो से ऊपर या तो जीरो से नीचे। ये जो आपके सामने सेटअप बना हुआ है, इसकी मैकेनिज्म जानने की आवश्यकता नहीं, बस ये समझना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब जब ये एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन, जब ये कैथोड होगा तो रिडक्शन। और दोनों ही कंडीशन में इसका जो एसओपी या एसआरपी है उसे जीरो माना है। सवाल आता है एसएचई का एसओपी कितना होता है, कितना होता है और कितना माना है, दोनों अलग है। क्लियर? तो इसे हमने जीरो माना है, बशर्ते कंडीशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अब हुआ क्या, हमें जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना था, लेट्स से जिंक का मेजर करना है, तो अपन ये इलेक्ट्रोड लेते थे, एक वायर लेते थे, इधर रख देते थे जिंक, जिंक को डुबो देते थे जिंक सल्फेट में और बीच में लगा देते थे वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो जाता था। तो इस तरीके से हमने दुनिया के सभी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया। दुनिया के सभी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया और मेजर करके IUPAC ने एक किताब लिखी। मतलब इसे मैं ऐसे समझाता हूं कि बहुत सालों तक बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स का, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, जितने भी एलिमेंट उस समय जानते थे, सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस रेफरेंस से मेजर किया गया। मेजर कर करके सबका डाटा बनाया गया, सबको एक बुक में लिखा गया, और वो जो बुक है उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब कल के आपके मन में सवाल में आ गया कि आपको बैटरी बनानी है। अब बैटरी बनाने के लिए आपने घर में सामान ढूंढा, तो पता लगा घर में लोहा है, घर में कॉपर है, या घर में आपको जो भी सामान मिला। तो जब तक आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं जानोगे, तब तक आप ये नहीं जानोगे कि उससे जो बैटरी बनेगी, उससे जो सेल बनेगा, उसका कितना ईएमएफ आएगा। तो वो जानने के लिए आपको जानना होगा उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानने के लिए आपको मेजर करने की आवश्यकता नहीं, आप वो ईसीएस की किताब इंटरनेट से डाउनलोड करना, उसमें देख लेना, अच्छा जिंक का इतना होता है, अच्छा फलाने का इतना है, ढकाने का इतना है, चलो मुझे इससे बनाना है। मान लो मुझे पता चला कि इससे करंट फ्लो होता है, मैं कहूंगा इलेक्ट्रोड है। अब घर में कुछ सामान नहीं मिला, हमने इसे इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो अपन चेक करेंगे ईसीएस। ईसीएस यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां मुझे मिलेगा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? तो अभी बात कुछ ऐसी चल रही थी, इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, एसओपी होता है, एसआरपी होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमें रेफरेंस बनाना होगा, और जो रेफरेंस है वो है एसएचई, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एसएचई का जो एसओपी है और जो एसआरपी है, दोनों ही जीरो एज्यूम किया गया, और दुनिया के सभी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसी के रेफरेंस में मेजर किया गया, इसी के कंपैरिजन में मेजर किया गया। क्लियर? तो ये थी कंसेप्ट की बातें, थोड़ा थ्योरी की बातें हैं, विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। मैं पहले बता देता हूं, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट हमारे एग्जाम में आ सकता है और एलएन के पेपर में आता है। तो जो सेकेंडरी है उसके दो एग्जांपल आपके सामने लिखे, इन्हें याद करना। ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है यहाँ पर और ऐसे ही यहाँ पर, ये मैंने आपको भी नहीं बताया। जैसे मैं आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ये रिप्रेजेंटेशन आप लिखना सीख जाओगे। तो इसको नहीं बता रहा हूं फालतू में, आपने पढ़ा नहीं है, जैसे बताऊंगा सीख जाओगे। ठीक है? तो आपको भी याद क्या रखना है, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के दो एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। वही वाली बात है कि सब्जी वाली की दुकान पे
पत्थर हो सकता है, कद्दू हो सकता है, पपाया हो सकता है, तो सेकेंडरी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अपने सामने दो हैं जो आपको याद रखने हैं। नंबर वन इज सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ठीक है। एनोड पर कैथोड पर रिएक्शन आपको याद करनी है। यहां लिखा है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, अभी मैं यही कहूंगा, इसे लर्न करो, ठीक है। दूसरा है कैलोमल इलेक्ट्रोड, जिसमें हम लोग यूज करते हैं Hg मर्क्यूरी को, तो इसकी एनोड पे कैथोड पे रिएक्शन आपको याद करना है, ठीक है। इसे ऐसे याद कर सकते हो, यहां पे है Ag, AgCl, KCl, तो Ag से बनता है Ag प्लस, यहां पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका हो रहा है, सिल्वर का, और यहां पर जो क्लोराइड है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट। तो AgCl है, Ag प्लस से क्या बना, Ag रिडक्शन हुआ, Cl माइनस यहां पर भी था, यहां पर भी था। इन द सेम वे ये जो एनोड और कैथोड की रिएक्शन है कैलोमल की, आपको याद करनी पड़ेगी, बस याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, तो बात कुछ ऐसे चल रही थी, क्या कह रहे हो बेटा। अब यहाँ कोई बच्चा कुछ लिख रहा था, पूछो जरा, तब तक आप लोग बाकी लोग रिएक्शन याद करें। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, जल्दी से पूछो। लास्ट स्लाइड, कौन सा बेटा, ये रिएक्शन कैलोमल इलेक्ट्रोड में Hg2Cl2, इसके पहली वाली स्लाइड, ये वाली, इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, इसकी, अरे यार कुछ नहीं, जो मैंने बोला ना कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेजर करने के लिए अ सेल इज कपल्ड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो मैंने हिंदी में समझा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंड इट्स पोटेंशियल इज मेजर्ड, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। अरे अभी मैं समझा रहा था ना, मुझे जिंक मेजर करना है तो जिंक ले आएंगे, ऐसे रॉड लगाएंगे, जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, वही लिखा हुआ है। हाँ वही जो मैंने आपको बताया वही वहां लिखा हुआ है, ठीक है। आपने बोला कि रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा, फिर एसओपी के लिए 1 मोलर क्यों लेते हैं, आएगा आदर्श, रुक जाओ, अभी सफर शुरू हुआ है, आएगा। फिर क्यों 1 मोलर लेते हैं मैं बताऊंगा कुछ देर में, है ना। अभी सारे पत्ते एक साथ थोड़ी खोले यार, धीरे धीरे करके चीजें आ रही ना, शब्दों का मतलब सीख रहे, फिर थोड़ी लिखना पढ़ना सीखते हैं, फिर एक दो पॉइंट सीखते हैं, सब कुछ आएगा, चिंता नहीं है, ठीक है। हाँ तो वो सवाल आपका पूरा पढ़ी नहीं मैंने, आपने बोला कि रिएक्शन को मल्टीप्लाई, बेटा आदर्श नस्ट इक्वेशन के बाद मुझसे पूछना, आप नहीं पूछोगे, आदर्श नस्ट इक्वेशन के बाद बेटा, ठीक है। जब मैं बताऊंगा फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़े, क्या तो हुआ, क्या आईयूपीएसी ने कुछ लोगों को हायर किया, बोले इधर इधर इधर, उनको बोले ऐसा करो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सारे मेजर कर डालो, तो उन्होंने सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर डाले और मेजर करके किताब लिख डाली, जिस किताब का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बच्चों आपके सामने ये जो मैंने इमेज लगाई है, आप यहां देख सकते हैं, लिखा हुआ है एनसीईआरटी नॉट टू बी रिपब्लिश्ड, है ना। तो ये जो इमेज लगाई है एनसीईआरटी से है, ये जो आपके सामने इमेज है, दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिवन इन एनसीईआरटी। फिर मैंने एनसीईआरटी की इमेज क्यों लगाई बताता हूं। तो सारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा गया और इस तरीके से अरेंज किया गया। इस पर सवाल आ चुका है और हमेशा आता है, आप सबका मुझे ध्यान चाहिए। मैं जो आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस करने वाला हूं, उसमें आप देखें सबसे ऊपर फ्लोरीन है और सबसे नीचे लिथियम है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जिसमें सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया गया है, ये सारा का सारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मात्र एक्वस सॉल्यूशन के लिए है। कहने का तात्पर्य है, आप इनमें से किसी भी इलेक्ट्रोड को देखें, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है, राइट, जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है, ये केवल एक्वस सॉल्यूशन में वैलिड है। दूसरा कंडीशन आपको ये याद रखना है कि जब हम ईसीएस में सारा का सारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं, तो वो केवल केवल हम एसआरपी ही लिखते हैं। मतलब जब दुनिया के सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट करना हम सीख रहे थे, तो उस समय सभी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है मात्र एसआरपी ही लिखते थे। ये जो सारा का सारा डाटा यहाँ लिखा हुआ है, जैसे फ्लोरीन का 2.87, लिथियम का -3.05, ये सब का सब एसआरपी है। बच्चों इन सभी का एसआरपी लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं ये सब के सब रिड्यूस होंगे, एसआरपी लिखा गया, क्लियर। इन सब का एसआरपी लिखा गया। जब हम ईसीएस पढ़ेंगे तो मैं अक्सर बोलूंगा मेटल ऑक्सीडाइज हुआ, हाँ ये सच है कि मेटल ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन जब मैं बोलूंगा मेटल रिड्यूस हुआ,
तो रिडक्शन कभी मेटल का नहीं होता, रिडक्शन हमेशा मेटल आयन का होता है। किसका होता है? मेटल आयन का। मतलब मैंने कहा मेटल ऑक्सीडाइज तो बना MCmn+, फिर मैंने कहा मेटल रिड्यूस तो बच्चे ऐसे करते हैं M से बना Mn-, नहीं, मेटल ऐसे रिड्यूस नहीं होता, जो रिड्यूस होता है वो हमेशा मेटल आयन होता है। लेकिन फिर भी बोलचाल की भाषा में, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में हम उसे मेटल बोल देते हैं। पर याद रहे, रिडक्शन कभी मेटल का नहीं होता, मेटल आयन का होता है। इन द सेम वे जो नॉन मेटल होंगे वो होंगे रिड्यूस। तो अगर मैंने कहा नॉन मेटल ऑक्सीडाइज हुआ, तो नॉन मेटल कभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा वो होगा नॉन मेटल आयन। बच्चों, ये आप सबके सामने जो ईसीएस लिखी है, इसे आपको करना है याद। क्या आप याद कर लोगे? इसे आपको करना है याद। क्या आप इसे याद कर लोगे? तो ये जो है ईसीएस, इसे हम लोग थोड़ा सा याद करने के हिसाब से सिंप्लीफाई करते हैं, राइट? अब जो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना जो बोलने वाला हूं। इस साल सवाल आया था और मेजर बच्चे गलत करके आए थे। तो हमने क्या किया, इस ईसीएस को याद करने के लिए थोड़ा सा इसमें चेंज किया। चेंज क्या कि सुनना, ये जो लिथियम नीचे लिखा है और ये जो फ्लोरीन ऊपर लिखा है, इसे हम उल्टा कर देते हैं, राइट? तो उल्टा कर दिया तो लिथियम ऊपर पहुंच गया, फ्लोरीन नीचे आ गया। मतलब हम याद करने के लिए अपने हिसाब से ईसीएस को थोड़ा सा बदल देते हैं। लेकिन याद रखना, जो एनसीईआरटी में ईसीएस दिया है वो आपको जो याद है उसका उल्टा है। मतलब कल को मैंने आपसे पूछा सबसे ऊपर कौन है, तो आप नहीं कहोगे लिथियम, आप कहोगे फ्लोरीन, क्योंकि आपको जो याद है और जो एनसीईआरटी दिया है उसका उल्टा। तो सर आप हमें उल्टा याद क्यों करा रहे हो? क्योंकि ये जल्दी याद होगा, इससे अपन सवाल वगैरह इसके हिसाब से करेंगे। बस याद रखना है कि हमें एनसीईआरटी और यहाँ पर क्या चलेगा। इज दिस क्लियर? तो आपका होमवर्क है, आप ये सब याद करके आएंगे। अभी टाइम हो चुका है तो मैं आपको भी याद नहीं कराऊंगा, इसे याद करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल, ऑलराइट? अभी टाइम हो चुका है, आज इतना ही करते हैं जितना मैंने आपको होमवर्क दिया करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हाँ है ना, बताऊंगा ना यार, अभी अगली क्लास है ना, बच्चे आप परेशान ही हो जाते हो यार। अगले क्लास नहीं आ रहे क्या? राइट, तो मैं आपको हैंड आउट दे देता हूँ। आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आएगा, पॉपअप की मदद से भी आज के क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं और यही हैंडआउट आपको लिंक पर मिल जाएगा। ओके, हाँ सबकी ट्रिक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको जितना पढ़ाया प्लीज रिवाइज करेंगे जरूर, भूलना कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही, और अपनी एग्जाम की तैयारी भी करते रहे, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रुको मैं इसे लिंक पर भी सेव कर देता हूँ, एक सेकंड।
ऑलराइट, इसे मैंने लिंक पर भी सेव कर दिया है। ओके बच्चों, तो पढ़ते रहें, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। आदर्श बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूं। थैंक यू।